हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का उड़ान क्लासेस के अंदर। मैं प्रियंका सेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम आज फिर से आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर के हाजिर हुए हैं आपके लिए। अपना जो नया टॉपिक रहेगा हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री पढ़ रहे थे हम। हिस्ट्री में हमने अभी तक जो पढ़ा है, धर्मग्रंथ पढ़े थे हमने, यानी कि जो इतिहास की जानकारी है वो हमें कहाँ से मिली थी, ये सब बातें जानी थी। धर्मग्रंथ से, अभिलेखों से, पुस्तकों से, तो कुछ विदेशी यात्रियों से मिली थी। ठीक है, आज हम जो अपना टॉपिक लेकर के आए हैं हिस्ट्री का, वो टॉपिक रहने वाला है अपना दिल्ली सल्तनत। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। तो टॉपिक का नाम डाल लीजिएगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। जो दिल्ली सल्तनत है, इस पर सबसे पहले शासन कौन से वंश ने किया था? तो इसके ऊपर लिखना, जो वंश आए क्रम अनुसार वो इस प्रकार से थे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले दिल्ली के ऊपर अगर जिस वंश ने स्थापना की थी, जो वंश आया था दिल्ली के ऊपर, वो वंश कौन सा था? वो था गुलाम वंश। लिखिएगा, गुलाम वंश। सभी को हम विस्तार से पढ़ेंगे इनके अंदर। देखो, गुलाम वंश है, इसको दास वंश भी बोला गया, मामलुक वंश भी कहा गया। ठीक है, जो गुलाम वंश है ये कब से कब तक रहा? बात करते हैं, जो दिल्ली सल्तनत थी इसका टाइम रहा था 1206 से 1526 तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम रहा वो 1206 से 1526 तक का था। इसके दौरान जो गुलाम वंश आया, गुलाम वंश, उसका टाइम कब से कब तक का था? तो ये था 1206 से और 1290 तक। ठीक है, 1206 से 1290 तक दिल्ली के ऊपर शासन किसने किया था? गुलाम वंश ने शासन किया था। इसके बाद बात करते हैं हम सेकंड बात। ठीक है, जो सेकंड आया यहाँ पे, थोड़ा इधर लिख देते हैं इसको नीचे। जो गुलाम वंश था वो रहा 1206 से 1290 तक। ठीक है, सेकंड जो वंश आया गुलाम वंश के बाद, वो आया था खिलजी वंश। खिलजी वंश, और जो खिलजी वंश था ये कब से कब तक रहा? तो ये रहा 1290 से 1320 तक। ठीक है, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश रहे। उसके बाद बात करें हम, खिलजी वंश के बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश, तुगलक वंश रहा था 1320 से 1414 तक। इसके बाद आता है दिल्ली सल्तनत पे, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश का जो टाइम रहा वो रहा 1414 से 1451 तक। ठीक है, 1414 से 1451 तक। इसके बाद देखते हैं जो लास्ट में आया दिल्ली सल्तनत पर, वो कौन सा वंश था? तो वो रहा लोधी वंश। ठीक है, और लोधी वंश कब से कब तक रहा था? 1451 से 1526 तक। लोधी वंश कब से कब तक रहा? 1451 से 1526 तक रहा था। सैयद वंश 1414 से 1451 तक, ये 1320 से 1414 तक तुगलक वंश था, और 1290 से 1320 तक कौन सा वंश था? खिलजी वंश। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश था। आगे बात करते हैं, जो गुलाम वंश था, अगर हम पूछे इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। संस्थापक लिखिएगा, इसके जो संस्थापक रहे वो रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, और तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? सैयद वंश के खिजर खां। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? अगर लोधी वंश के संस्थापक पूछा जाए तो हो जाएगा बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। ठीक है, तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे।
और सैयद वंश के संस्थापक खिजर खां थे और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। अब बात करते हैं हम, देखो दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश आए, टोटल 5 वंश आए, ठीक है, जिनका टाइम 1206 से 1526 तक रहा था। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे अपना गुलाम वंश, ठीक है। पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा गुलाम वंश की। लिख लीजिए भाई। दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले शासन करने वाला कौन सा वंश था, तो गुलाम वंश था। लिखिएगा गुलाम वंश, हेडिंग डालिए गुलाम वंश, ठीक है। बात करते हैं गुलाम वंश की। गुलाम वंश के अंदर सबसे पहले कौन आया, अभी बताया था कि इसके संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे इसके संस्थापक, ठीक है। तो बात लिखिए यहाँ पर, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है। या फिर एक बार लिख लीजिएगा, गुलाम वंश में क्रम अनुसार कौन कौन से राजा आए, कौन किस किस ने शासन किया गुलाम वंश पे। तो लिखिएगा सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला पहला राजा कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह। इन सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, इन्होंने अपने शासनकाल में क्या क्या किया, ठीक है। आराम शाह के बाद ये एक अयोग्य शासक था। आराम शाह के बाद आया शमसुद्दीन इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, लिखिएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, ठीक है, लिख लीजिएगा। इल्तुतमिश के बाद कौन आई थी, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बाद कौन आए गद्दी पर, नसीरुद्दीन, ठीक है। लिखिएगा रजिया सुल्तान के बाद कौन आया था, नसीरुद्दीन आए थे भाई, रजिया सुल्तान के बाद नसीरुद्दीन। लिखिएगा रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह आए थे, बहराम शाह लिखना, नसीरुद्दीन नहीं, बहराम शाह। बहराम शाह के बाद आए मोहम्मद शाह, ठीक है। बहराम शाह के बाद कौन आए थे, बहराम शाह के बाद लिखिएगा महमूद शाह। महमूद शाह के बाद आए थे नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। बहराम शाह के बाद महमूद शाह, महमूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद आए थे और नासिरुद्दीन महमूद के बाद आए गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। इनके बाद आया था कैकुक्काबाद, कैकुक्काबाद, ठीक है, कैकुक्काबाद। और कैकुक्काबाद के बाद आया था जो अंतिम राजा हुआ इस गुलाम वंश का, अंतिम शासक है वो कौन था, वो था कयूमार्स, कयूमार्स, ठीक है। तो ये 10 राजा इसके अंदर गुलाम वंश के अंदर जिनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, गुलाम वंश की नींव डाली थी, ठीक है। उसके बाद आराम शाह आए, इल्तुतमिश आए, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, महमूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलबन, कैकुक्काबाद और कयूमर्स, ठीक है। आज बात करते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। लिखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, हेडिंग डाल लीजिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है भाई। जो गुलाम वंश था ये कब से कब तक रहा, ये रहा 1206 से 1290 तक, ठीक है। इसके अंदर डालना जो पहला राजा था वो रहा इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे इसके बारे में देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये तुर्क जनजाति का था, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। लिख लीजिएगा गुलाम वंश की स्थापना, ठीक है। तो गुलाम वंश के संस्थापक
अगर तुमसे पूछ लिया जाए गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन तुमसे ये पूछ लिया जाए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तविक, वो था इल्तुतमिश। जो तीसरे नंबर पर आएगा इल्तुतमिश वो था। क्यों? क्योंकि इसने अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, ठीक है, और जिसको खुतबा नहीं पढ़वाता उसको सुल्तान नहीं माना जाता। इल्तुतमिश आएगा, वो अपने नाम का खुतबा पढ़वाएगा, सुल्तान कहा जाएगा उसको, इसलिए उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर तुमसे पूछा जाए गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक या फिर दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे, ये गुलाम वंश का संस्थापक था, ये तुर्क जनजाति से था। कौन सी जनजाति से था? तुर्क जनजाति। अगर तुमसे पूछा जाए कि जो ऐबक का अर्थ है वो क्या है, ऐबक का अर्थ, ऐबक का अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। ठीक है, चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का अर्थ क्या है? चंद्रमा का स्वामी है। उसके बाद बात करें, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम। ठीक है, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको खरीदा गया था, मोहम्मद गोरी ने खरीद लिया था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। अब इसने नींव डाल ली कहाँ पर? दिल्ली के अंदर गुलाम वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, गुलाम था उसका इसलिए गुलाम वंश नाम पड़ा। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको कौन कौन सी उपाधि मिली थी, तो इसको देखो मलिक बोला गया, मलिक की उपाधि। ठीक है, कौन सी उपाधि दी गई? मलिक की उपाधि दी गई और सीप सालाहार। ठीक है, सीप सालाहार की उपाधि दी गई। मलिक और सीप सालाहार की उपाधि दी गई थी किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, पेपर में पूछा जाता है, सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से देख लीजिएगा आप, बिल्कुल डिटेल के साथ क्लासेस चल रही हैं। उसके बाद देखिए आगे कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए लाख बख्श किसको कहा जाता है, लाख बख्श, तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं लाख बख्श? क्योंकि ये लाखों का दान कर देता था। ठीक है, लाखों का दान करने के कारण इसको क्या कहा जाता है? लाख बख्श कहा जाता है। इसके बाद बात करें हम, इसको पील बख्श भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पील बख्श। ठीक है, पील बख्श हाथियों का दान कर देता था। ठीक है, हाथियों का दान करने के कारण इसको क्या बोला गया है? पील बख्श कहा गया है, हाथियों का दान करने के कारण। अगर हम आगे बात करें, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये सुल्तान की उपाधि नहीं मिली हुई इसको। ठीक है, अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया, और खुतबा नहीं पढ़वाते तो सुल्तान की उपाधि नहीं मिलती है। उसके बाद बात करें, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस किस का निर्माण करवाया था, तो लिखिए, एक तो 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा लीजिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है। कहाँ पर है ये? अजमेर के अंदर है। ठीक है, माना जाता है यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था, जिसकी जगह इसने क्या बना दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। ठीक है, और ये कहाँ पे? अजमेर में है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया भाई। ठीक है, कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार है ये कहाँ पर है? ये दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो कुतुब मीनार का निर्माण भी किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। ठीक है, ये दिल्ली के अंदर है। पूछ लिया जाए तुमसे कि जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण किसकी याद में करवाया गया था, तो लिखिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी की याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा।
अगर पूछा जाए कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी दिल्ली के अंदर। किसकी याद में बनवाई थी, तो वो बनवाई थी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाई थी, ठीक है, कुतुब मीनार। अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए, देखो जो पहली मंजिल थी ना वो बनवाई थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसलिए कुतुब मीनार का निर्माता किसको बोला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है। अगर तुमसे पूछे इसको कंप्लीट किसने करवाया था कुतुब मीनार को, तो इसके बाद आएगा इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। और उसको जीर्णोद्धार यानी कि बाद में मुरम्मत वगैरह किसने करवाई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो ध्यान रखना किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर वो तुमसे पूछता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगर पूछे इसको कंप्लीट किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। इसके बाद नोट कर लीजिएगा फटाफट, फिर आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। करिए भाई फटाफट करिए इसको नोट, इसके बाद आगे करते हैं। आगे करना है इसके बारे में, आगे लिखिएगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसको आमिर ए आखुर का पद दिया था भाई, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को आमिर ए आखुर, ठीक है, आमिर ए आखुर का पद दिया गया था। और ये किसने दिया था आमिर ए आखुर का पद, तो ये दिया था मोहम्मद गोरी ने, मोहम्मद गोरी ने, ठीक है। आमिर ए आखुर का पद किसके द्वारा दिया गया था, इसको मोहम्मद गोरी ने दिया था आमिर ए आखुर का पद। इसके बाद अगर हम बात करें, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने एक मस्जिद का निर्माण किया था, कुवत उल मस्जिद, लिखिए, ठीक है, कुवत उल मस्जिद, कुवत उल मस्जिद का निर्माण भी किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसके बाद हम आगे बात करें कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने अपनी बहन की शादी कुबाचा के साथ की थी, ठीक है, बहन की शादी किसके साथ की इसने, कुबाचा के साथ। और अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश के साथ की थी, बेटी की शादी इल्तुतमिश के साथ की थी, बहन की शादी कुबाचा के साथ की थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी 1210 में मृत्यु हो जाती है भाई, ठीक है। मृत्यु कैसे होती है इसकी, चौगान खेलते समय, ठीक है, चौगान खेलते समय, जिसको हम पोलो बोलते हैं, पोलो खेल, ठीक है। चौगान खेलते समय इसकी क्या हो जाती है, घोड़े से गिर करके मृत्यु हो जाती है 1210 में, ठीक है। तो ये था अपना कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद आगे जो शासन आएगा वो किसका आएगा, आराम शाह का, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है, इसको रिवाइज करना। लाख बख्श कहा जाता है, पील बख्श कहा जाता है, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया, ठीक है, और कुवत उल मस्जिद बनवाई, आमिर आखुर का पद इसको मोहम्मद गोरी ने दिया, पील बख्श हाथियों के दान के कारण कहा गया है, लाख बख्श लाखों का दान करने के कारण कहा गया है, ठीक है, और गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, इसके बाद आएगा आराम शाह। करिए इसको नोट करिए जल्दी से और लिखिए आराम शाह के बारे में। गुलाम वंश का जो दूसरा राजा आया, दूसरा शासक कौन था गुलाम वंश का, वो था आराम शाह, लिख लीजिए। जो सेकंड आया वो कौन आया, आराम शाह, ठीक है। आराम शाह, नाम में ही आराम आ रहा है, आराम करता था, कुछ नहीं करता था ये, इसलिए अयोग्य शासक था ये, ठीक है। क्या था ये, अयोग्य शासक था, अयोग्य राजा था भाई ये, ठीक है। आराम शाह कब से कब तक रहे, 1210 से 1211 तक, ठीक है। आराम शाह कुछ नहीं किया, अयोग्य शासक था, 1210 से 1211 में ये इसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। तुर्क सरदारों के द्वारा क्या कर दी गई, इसकी हत्या कर दी गई थी और इल्तुतमिश को बुला लिया गया था। तो थर्ड नंबर पे जो राजा बनेंगे वो कौन आएंगे, यहाँ पे जो थर्ड नंबर के शासक रहेंगे दिल्ली सुल्तान पर, जो थर्ड नंबर का शासन है वो किसका रहेगा, इल्तुतमिश का रहेगा, इल्तुतमिश, ठीक है। तो इल्तुतमिश कब से कब तक रहते हैं, 1211 में इसकी हत्या होती है, इल्तुतमिश आते हैं 1211 में,
और 1236 तक दिल्ली पर शासन करते हैं कौन, इल्तुतमिश। उसके बाद बात करें जो इल्तुतमिश है 1211 में आए 1236 में। अगर बात करें कि जो इल्तुतमिश है ये दिल्ली पर शासन करने से पहले कहाँ के गवर्नर थे, ठीक है। तो ये दिल्ली पर शासन करने से पहले यानी कि 1211 में यहाँ आए, इससे पहले ये कहाँ के, बदायूं के गवर्नर थे। लिखिएगा कहाँ के गवर्नर थे, ये बदायूं के गवर्नर थे, ठीक है। जो बदायूं है ये कहाँ पर पड़ता है भाई, बदायूं यहाँ पर लिख लीजिएगा एक अलग से बॉक्स बना करके। जो बदायूं है ये कहाँ पर पड़ता है, तो बदायूं आता है यूपी के अंदर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ है, ठीक है। और बहुत बार पेपर के अंदर पूछा गया है जो लखनऊ शहर है ये कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, तो गोमती नदी के किनारे पड़ता है ये, ठीक है। लखनऊ भी और जौनपुर शहर दोनों के दोनों गोमती नदी के किनारे पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये बदायूं का गवर्नर था कौन, इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश यहाँ आते हैं ये लिखना इलबारी तुर्क, इलबारी तुर्क जनजाति का था, ठीक है, इलबारी तुर्क जनजाति का था। इलबारी तुर्क जनजाति का था कौन, इल्तुतमिश। बात करें कि जो इल्तुतमिश है इसने एक 40 गुलाम सरदारों की 40 गुलाम सरदारों का समूह बनाया था जिसको तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। क्या कहा गया, जिसको तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है। क्या कहा गया, तुर्कान ए चहलगानी, ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी, है ना, इसकी स्थापना की। तो पूछा जाए तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना किसने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। 40 गुलाम सरदारों का एक समूह था। उसके बाद अगर आपसे बात करें कि इल्तुतमिश ने कौन सी प्रथा चलाई थी, इक्ता प्रणाली, ठीक है, इक्ता प्रणाली, है ना। इक्ता प्रणाली किसने चलाई थी, इल्तुतमिश ने चलाई थी। ये इक्ता प्रणाली क्या थी भाई, कर के लिए जो वेतन दिया जाता था, नगद वेतन के बदले भूमि दी जाती थी, उसको क्या बोला गया है, इक्ता प्रणाली। और जो लेने वाले थे उसको क्या कहा गया है, इक्तादार कहा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जो इल्तुतमिश है इसने चांदी और तांबे के जित्तल चलाए, ठीक है, चांदी और तांबे के जित्तल, चांदी और तांबे के जित्तल चलाए किसने, इल्तुतमिश ने। इसके बाद हम आगे बात करें इसके अंदर जो इल्तुतमिश है इसने एक युद्ध हुआ था तराइन का तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध, ठीक है। जो तराइन का तीसरा युद्ध था इसके अंदर यल्दोज को हराया था इसने। किसको हराया, यल्दोज को हराया, ठीक है। और ये यल्दोज कौन था, ये मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था। किसका गुलाम था, ये भी मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ठीक है। यल्दोज मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसको तराइन का तीसरे युद्ध के अंदर यल्दोज को हराया था किसने, इल्तुतमिश ने। और ये जो तराइन का युद्ध था तीसरा, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1215 के अंदर हुआ था भाई, लिख लीजिएगा 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। अगर बात की जाए आपसे कि तराइन के, देखो पहला युद्ध भी बहुत बार पूछा गया है पेपर के अंदर, जो प्रथम युद्ध है वो भी बहुत बार पूछा गया है पेपर के अंदर, और दूसरा युद्ध भी बहुत बार पूछा गया है। तो आप एक बॉक्स बनाइए और लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि जो तराइन का प्रथम युद्ध है ये कब और किस किस के बीच हुआ था, तराइन का फर्स्ट युद्ध, ठीक है। तराइन का फर्स्ट वॉर कब और किस किस के बीच हुआ था, तो तराइन का जो पहला युद्ध है वो हुआ था 1191 में, ठीक है। कब हुआ था, ये 1191 के अंदर हुआ था। और किसके बीच हुआ था, ये हुआ था मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था भाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। तीसरा पृथ्वीराज चौहान उसके बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। अगर बात करें 1191 के अंदर जीत किसकी हुई थी, तो पृथ्वीराज की हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। फिर होता है तराइन का सेकंड वॉर,
ये होता है 1192 के अंदर। ये भी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ठीक है, सेम इसके अंदर पृथ्वीराज की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी की जीत होती है। ठीक है, और तीसरा युद्ध जो तराइन का था वो किस किस के बीच हुआ था? यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था, जिसमें यल्दोज को हरा दिया था। और यल्दोज कौन था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आगे इल्तुतमिश के बारे में। एक बार ये नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे लिखते हैं हम। जल्दी से करिए नोट इसको। करिए भाई, जल्दी से करिए इसको। लिख लीजिए। देखो, जो इल्तुतमिश है इसको क्या बोला जाता है? इसको कहा जाता है गुलामों का गुलाम। लिखिएगा, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम, क्योंकि जो मोहम्मद गोरी था वो, मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगर आपसे बात की जाए, जो इल्तुतमिश है इसने कुबाचा को हराया। ठीक है, किसको हरा दिया इसने? कुबाचा को। कुबाचा को हरा करके मुल्तान पर कब्जा कर लिया। कुबाचा को हराया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। ठीक है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुबाचा को हराया और मुल्तान पर क्या कर लिया? इसने कब्जा कर लिया। अगर इसके बाद बात करें, इसने जो राजधानी थी इल्तुतमिश ने, वो कहाँ से क्या स्थापित की थी? लाहौर से दिल्ली स्थापित की थी। ठीक है, लाहौर से दिल्ली। लिखिएगा, इसने अपनी जो राजधानी बनाई वो क्या बनाई थी? लाहौर से दिल्ली। ठीक है, इल्तुतमिश को जो उपाधि दी गई थी वो कौन सी थी? सुल्तान। एक और लिखना, आमिर ए मोमनी। ठीक है, आमिर ए मोमनी उपाधि। आमिर ए मोमनी और सुल्तान की उपाधि किसको दी गई थी? इल्तुतमिश को दी गई थी। आगे लिखना, इसने एक मदरसा ए नासिरी का निर्माण करवाया था। भाई, इल्तुतमिश ने मदरसा ए